नमस्कार। आज हम ज़ोहो के मैसेजिंग ऐप अराटाई पर बात करने वाले हैं और सिर्फ ऐप पर नहीं बल्कि उसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है उसकी गहराई में उतरेंगे। हाँ, और हमारे पास ज़ोहो के को-फाउंडर और चीफ साइंटिस्ट श्रीधर वेम्बू के कुछ विचार भी हैं इस पर। बिल्कुल। अब देखिए, अराटाई को अगर आप पहली बार देखें तो लगेगा कि हाँ ठीक है, एक और मैसेजिंग ऐप है, सिंपल सा है, इस्तेमाल में आसान। पर श्रीधर वेम्बू कहते हैं कि इस सादगी के पीछे ना कहानी बहुत गहरी है। अच्छा, तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ये जो ऊपर से सिंपल दिख रहा है, इसके नीचे कौन सी डीप टेक यानी गहरी तकनीक है। हाँ, मतलब वो क्या चीज है जो इसे सिर्फ एक और ऐप होने से अलग बनाती है। और ज़ोहो का नजरिया क्या है इस सब में, वो क्यों बना रहे हैं इसे। सही बात है। और हाँ, जब हम डीप टेक कह रहे हैं तो मतलब उस तरह की टेक्नोलॉजी से है जिसे बनाने में सालों का रिसर्च इंजीनियरिंग लगती है। जो फंडामेंटल हो। हाँ, फंडामेंटल, जिसकी नकल करना आसान नहीं होता और जो अक्सर मतलब दिखती नहीं है ऊपर से। बिल्कुल, वो नींव की तरह होती है। बस, तो चलिए इसी नींव को थोड़ा कुरेदते हैं आज। जरूर। तो श्रीधर वेम्बू का जो सबसे पहला और जरूरी तर्क है वो यही है कि अराटाई की जो सादगी हमें दिखती है वो कोई अचानक नहीं आई है। ये ज़ोहो की, अब सोचिए, पिछले 2 दशकों मतलब करीब 20 साल की जो उनकी अंदरूनी इंजीनियरिंग और रिसर्च चलती आ रही है उसका नतीजा है। 20 साल? हाँ, 20 साल। ये ऊपर से भले ही आसान लगे पर इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। ये तो बड़ा दावा है। हाँ, और उन्होंने एक्स पर, मतलब जो पहले ट्विटर था, उस पर एक पोस्ट में ये बात जोर देकर कही भी। अच्छा। उन्होंने लिखा कि ज़ोहो का जो लॉन्ग टर्म R&D है ना, वही अराटाई के परफॉर्मेंस, उसकी रिलायबिलिटी और जो उसमें नए नए फीचर्स आते हैं उसकी असली रीढ़ है। उनका एक वाक्य था, मुझे याद है, अराटाई सतह पर एक सरल उत्पाद है लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है। बिल्कुल, और ये पहलू सच में सोचने वाला है। हम अक्सर जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें बस ऊपर से देखते हैं, कितना स्मूथ है, इंटरफेस कैसा है। हाँ बिल्कुल। पर हम ये भूल जाते हैं कि इस आसानी के पीछे सालों की मेहनत, जटिल इंजीनियरिंग, कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स, लगातार इंप्रूवमेंट, ये सब छिपा हो सकता है। सही बात है। ज़ोहो का ये कहना है कि 20 साल की मेहनत इसमें लगी है, ये उस अनदेखे हिस्से पर मतलब रोशनी डालता है। ये भी दिखाता है कि ज़ोहो का असली प्रोडक्ट शायद सिर्फ ये ऐप नहीं है, बल्कि वो जो दशकों की R&D कैपेबिलिटी उन्होंने बनाई है वो है। हाँ, वो क्षमता। हाँ, वो क्षमता जिसे उन्होंने बाजार के प्रेशर से बचाकर धैर्य के साथ डेवलप किया है, वो उनकी असली कैपिटल लगती है। बिल्कुल सही कहा। और इसी गहराई को थोड़ा और समझने के लिए वेम्बू बताते हैं कि ये ऐप मेनली 2 बेसिक टेक्नोलॉजी पर टिका है। अच्छा, कौन सी? पहली है ज़ोहो की अपनी खुद से डेवलप की हुई मैसेजिंग और ऑडियो वीडियो फ्रेमवर्क। खुद की बनाई हुई, खरीदी भी नहीं? नहीं, बिल्कुल अपनी। और सोचिए, इस फ्रेमवर्क को पिछले 15 सालों से वो लगातार बेहतर बना रहे हैं। 15 साल? हाँ, यही वो सिस्टम है जो ज़ोहो के दूसरे बिजनेस प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, जैसे ज़ोहो मीटिंग है या ज़ोहो क्लिक। अच्छा, हाँ। उनमें जो तेज कनेक्शन और एकदम साफ ऑडियो वीडियो कॉल्स होती हैं वो इसी फ्रेमवर्क की वजह से है। हाँ। अब इसे बनाना और इतने सालों तक इम्प्रूव करते रहना ये कोई आसान काम तो है नहीं। नेटवर्क की दिक्कतें, अलग अलग डिवाइस, सिक्योरिटी, पता नहीं क्या क्या चुनौतियां आती होंगी। हाँ, 15 साल बहुत लंबा समय, खासकर सॉफ्टवेयर की दुनिया में तो बहुत ही लंबा है। सही में। इसका मतलब है उन्होंने सिर्फ इसे बनाया नहीं, बल्कि टाइम के साथ जो नई टेक्नोलॉजी आई, जैसे 4G से 5G का बदलाव हुआ, नए ऑडियो वीडियो कोडेक्स आए, उन सब के साथ इसे अपडेट भी किया होगा। हाँ। ये लगातार चलने वाला काम है। और दूसरा महत्वपूर्ण तकनीकी पिलर जिसका वेम्बू जिक्र करते हैं वो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क। डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क। हाँ, अंग्रेजी में डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क कहते हैं। ये शायद और भी ज्यादा बेसिक और कॉम्प्लेक्स चीज है। इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे, मतलब ये करता क्या है असल में? जरूर। आप ऐसे सोचिए कि कोई भी पॉपुलर मैसेजिंग ऐप है, उसे एक ही टाइम पर लाखों, शायद करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हाँ, सही है। तो इतने सारे लोगों के मैसेज, कॉल्स, फाइल शेयरिंग, इन सब को संभालने के लिए एक अकेला कंप्यूटर या सर्वर तो काफी नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क का मतलब है कि काम को हजारों सर्वरों में बांट दिया जाता है। ये सर्वर दुनिया भर में कहीं भी हो सकते हैं। अच्छा। तो इस फ्रेमवर्क का मेन काम है इस पूरे बड़े सिस्टम को मैनेज करना। ये तय करता है कि किस सर्वर पर कितना लोड डालना है ताकि कोई एक सर्वर ओवरलोड ना हो जाए। लोड बैलेंसिंग जिसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लोड बैलेंसिंग। ये भी पक्का करता है कि अगर कोई एक या कुछ सर्वर किसी वजह से फेल हो जाएं,
मान लीजिए हार्डवेयर फेल हो गया या पावर कट हो गया, तो भी पूरा सिस्टम बंद ना पड़े और लोगों की बातचीत चलती रहे। इसे कहते हैं फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब गलती सहने की क्षमता। अच्छा, फॉल्ट टॉलरेंस, ये तो बहुत जरूरी होगा मैसेजिंग के लिए। बेहद जरूरी, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। और फिर ये फ्रेमवर्क सिक्योरिटी का भी ध्यान रखता है, डेटा को सेफ रखना, कोई गलत एक्सेस ना कर पाए। और साथ ही ये लगातार सिस्टम की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता रहता है, कहीं कोई दिक्कत आए तो तुरंत पता चल जाए और ठीक हो सके। ये सब पर्दे के पीछे चलता रहता है ताकि यूजर को सब स्मूथ लगे। बिल्कुल, यूजर को एक सीमलेस एक्सपीरियंस मिले। और वेम्बू कहते हैं कि इस डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रेमवर्क को बनाने और रिफाइन करने में ज़ोहो को 20 साल से ज्यादा लगे हैं। हाँ, 20 साल से ज्यादा। ये तो मतलब कमाल का डेडिकेशन है। बिल्कुल, 20 साल एक फ्रेमवर्क पर। ये सिर्फ कोडिंग नहीं है, इसमें आर्किटेक्चर डिजाइन है, इम्प्लीमेंटेशन है, टेस्टिंग है, बड़े स्केल पर चलाना है। हाँ, और फिर लगातार जो नई चुनौतियां आती रहती हैं, जैसे साइबर अटैक्स हो गए या डेटा का वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से इसे सुधारते रहना। ये उस डीप टेक का परफेक्ट उदाहरण है जिसकी हम बात कर रहे थे। ये वो बुनियादी ढांचा है जिस पर सिर्फ अराटाई नहीं, ज़ोहो की और भी कई प्रोडक्ट्स टिके होंगे। एक तरह से उनकी टेक की रीढ़ की हड्डी है ये। हाँ, कह सकते हैं उनकी अपनी तकनीकी रीढ़ की हड्डी। और यहीं से बात ज़ोहो की पूरी जो वर्किंग कल्चर है और उनका जो डीप R&D पर फोकस है उस तरफ जाती है, जो श्रीधर वेम्बू की बातों में बार बार आता है। उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में उन्होंने CEO का पद छोड़ा है और अब अपना पूरा टाइम सिर्फ रिसर्च और इनोवेशन में लगाने का फैसला किया है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा था। ये काफी बड़ा कदम है किसी बड़ी टेक कंपनी के फाउंडर के लिए, बहुत बड़ा। और उनका एक बयान है जो उनकी सोच साफ करता है। हमारी टिके रहने की शक्ति हमारे द्वारा किए जाने वाले सभी R&D की गहराई से आती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उनकी पूरी स्ट्रैटेजी बता रही है। वो अपनी ताकत कहीं बाहर से पैसा उठाने या मार्केटिंग में नहीं देख रहे। नहीं, वो अपनी टेक्निकल डेप्थ में देख रहे हैं। हाँ, अपनी तकनीकी गहराई में। ये आज की जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उससे बिल्कुल उल्टी तस्वीर है। आजकल तो ज्यादातर जोर ग्रोथ हैकिंग पर होता है। हाँ, जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनाओ, मार्केट शेयर पकड़ो। बिल्कुल, अगले फंडिंग राउंड की तैयारी करो, हर तिमाही के रिजल्ट्स का प्रेशर होता है, जल्दी सक्सेस पाने का प्रेशर। हाँ। ज़ोहो का मॉडल तो धैर्य पर, सेल्फ रिलायंस पर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर आधारित लगता है। ये मैराथन दौड़ रहे हैं, 100 मीटर की रेस नहीं। सही कहा। लेकिन यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ये जो धीमा और गहरा वाला मॉडल है, ये आज के इतने तेज मार्केट में प्रैक्टिकल है? हाँ, ये सवाल तो है। जहां कॉम्पिटिटर हर थोड़े महीने में नए फीचर लॉन्च कर देते हैं, क्या वहां इतना धैर्य रखना ज़ोहो के लिए रिस्की नहीं है? कहीं वो पीछे ना रह जाएं? ये एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस है। ये बहुत वाजिब सवाल है और शायद इसका जवाब कुछ हद तक ज़ोहो के प्राइवेट ओनरशिप वाले स्ट्रक्चर में भी है। हाँ, ये हो सकता है। उन्हें बाहर के इन्वेस्टर्स को हर 3 महीने पर खुश करने का प्रेशर नहीं है, तो वो अपनी स्पीड खुद तय कर सकते हैं। हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। ये उन्हें वो आज़ादी देता है कि वो ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम करें जिनका शायद तुरंत कोई मार्केट रिटर्न ना दिखे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में उनकी टेक्निकल कैपेबिलिटी को मजबूत करते हैं। अराटाई शायद इसी सोच का एक उदाहरण है। हाँ, लगता तो यही है। और इसी धैर्य और लॉन्ग टर्म सोच के कॉन्टेक्स्ट में वेम्बू ने अराटाई बनाने वाली टीम की खास तौर पर तारीफ भी की है। अच्छा। हाँ, उन्होंने टीम के पेशेंस और उनकी लंबी कमिटमेंट को सराहा है। उन्होंने इस बात को महत्व दिया कि टीम ने तुरंत सक्सेस या फेम पाने की हड़बड़ी नहीं दिखाई, बल्कि प्रोडक्ट को सही बनाने, उसे बेहतर करने पर फोकस रखा। ये उसी R&D कल्चर का ही असर है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि वो कल्चर सिर्फ टॉप लेवल पर नहीं बल्कि टीम्स में भी है। हाँ, और इसी से जुड़ी एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात वेम्बू ने कही। उन्होंने इंजीनियर्स और डेवलपर्स के लिए एक थोड़ी फिलोसॉफिकल सी तुलना की है। फिलोसॉफिकल कैसे? उन्होंने अपनी टीम के जो डेडिकेटेड इंजीनियर्स हैं उनकी तुलना प्राचीन भारत के ऋषियों से की है। ऋषियों से? अच्छा। हाँ, उनका मैसेज काफी गहरा था। उन्होंने कहा कि जैसे ऋषि बाहरी दुनिया के शोर शराबे, तारीफ या बुराई से बेअसर रहकर अपनी साधना में लगे रहते थे, वैसे ही इंजीनियर्स को भी अपने काम पर फोकस रखना चाहिए। उनका एक कोट है जो उन्होंने अपनी टीम से कहा, न तो प्रशंसा, न आलोचना और न ही प्रसिद्धि को तुम्हें विचलित करने दो। दृढ़ता से अपने रास्ते पर बने रहो। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली संदेश है ना? ये काम के प्रति वो जो डीप फोकस होता है, जो इंटरनल मोटिवेशन होता है और जो क्राफ्ट्समैनशिप यानी कारीगरी का महत्व है,
उसको दिखाता है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहाँ सोशल मीडिया पर तुरंत वैलिडेशन या क्रिटिसिज्म मिलता है, ये सोचना कि असली सेटिस्फैक्शन अपने काम की क्वालिटी और गहराई से आना चाहिए, न कि बाहर की तालियों से, ये काफी अलग है। बहुत अलग। और ये उस डीप टेक और लॉन्ग टर्म R&D कल्चर से बिल्कुल मैच करता है। हाँ, कनेक्टेड है। गहरा काम करने के लिए जरूरी है कि आप बाहर के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और प्रॉब्लम की तह तक जाने पर फोकस करें। हाँ, ये भी एक पॉइंट है सोचने का। क्या इस तरह का सिर्फ अंदरूनी फोकस कभी-कभी इंजीनियर्स को असली दुनिया के यूजर्स की जरूरतों या मार्केट ट्रेंड से थोड़ा दूर कर सकता है? हाँ, ये भी एक पॉइंट है सोचने का कि वो अंदरूनी फोकस और बाहरी रेलेवेंस के बीच बैलेंस कैसे बने, ये भी एक पहलू हो सकता है। बिल्कुल, ये एक अच्छा पॉइंट उठाया आपने। शायद यही बैलेंस साधना ज़ोहो जैसी कंपनियों के लिए असली चैलेंज हो। शायद। अच्छा, तो इतनी सारी बैकग्राउंड और फिलॉसफी के बाद अब जरा इस अराटाई ऐप के बारे में भी जान लेते हैं। अराटाई, ये नाम कहाँ से आया, क्या मतलब है इसका? हाँ, नाम तो काफी अलग है। अराटाई तमिल भाषा का शब्द है और इसका सीधा सा मतलब होता है गपशप या चैट। अच्छा, गपशप, सिंपल है। हाँ, नाम ही ऐप का पर्पस बता रहा है। इसे ज़ोहो ने, जो दुनिया भर में बड़े मैसेजिंग ऐप्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल वगैरह, उनके एक मेड इन इंडिया ऑल्टरनेटिव के तौर पे पेश किया है। हाँ, आत्मनिर्भर भारत वाली भावना भी दिखती है इसमें। बिल्कुल। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है कि हालांकि अराटाई अभी तक उतना पॉपुलर नहीं हुआ है, मतलब व्हाट्सएप या टेलीग्राम जितना मेन स्ट्रीम नहीं बना है। हाँ, उतना नहीं सुना इसके बारे में। पर ज़ोहो इसे लगातार डेवलप कर रहा है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक और मैसेजिंग ऐप बनाने जैसा नहीं लगता, बल्कि ये ज़ोहो का जो बड़ा लक्ष्य है, इंडिपेंडेंट स्वदेशी टेक्नोलॉजी बनाना और उस पर कंट्रोल रखना, उसका हिस्सा लगता है। अच्छा। उनका मकसद शायद ये दिखाना है कि इंडिया में भी वर्ल्ड क्लास कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बिना पूरी तरह बाहरी टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हुए। तो इस लिहाज से देखें तो अराटाई की सक्सेस सिर्फ उसके यूजर बेस के नंबर से नहीं मापी जानी चाहिए। सही बात है। बल्कि इस बात से भी कि ये ज़ोहो की टेक्निकल सेल्फ रिलायंस और कैपेबिलिटी बिल्डिंग की जो जर्नी है, उसमें क्या रोल प्ले कर रहा है। उनके में शायद वो प्रोसेस और कैपेसिटी बनाना प्रोडक्ट की फौरी मार्केट सक्सेस जितना ही, या शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल अलग नजरिया है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का। हाँ, बहुत अलग। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि अराटाई सिर्फ एक और मैसेजिंग ऐप नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ज़ोहो की दशकों पुरानी टेक्निकल डेप्थ, उनकी R&D पर जो अटूट कमिटमेंट है और उनकी जो लॉन्ग टर्म सेल्फ रिलायंट सोच है, उसका एक जीता जागता सिंबल है। ये उस आइसबर्ग की टिप जैसा है जिसके नीचे सालों की मेहनत छुपी हुई है। बिल्कुल। और यहाँ से हमारे सुनने वालों के लिए जो मेन बात निकल कर आती है वो ये है कि अक्सर जो चीजें हमें सतह पर बहुत सिंपल और आसान दिखती हैं, उनके नीचे असाधारण कॉम्प्लेक्सिटी और सालों की डेडिकेटेड मेहनत से बनी एक मजबूत नींव हो सकती है। सही कहा। ज़ोहो और श्रीधर वेम्बू का नजरिया हमें टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के एक अलग मॉडल पर सोचने को मजबूर करता है। हाँ। एक ऐसा मॉडल जो धैर्य, गहराई, आत्मनिर्भरता और इंटरनल मोटिवेशन पर आधारित है, ना कि सिर्फ तेज रफ्तार बाहरी फंडिंग और मार्केट के शोर पर। और आज की इस पूरी बातचीत से एक आखिरी ख्याल जो मेरे मन में रह जाता है और जिस पर शायद आगे भी सोचने की जरूरत है, कि क्या आज की इस इतनी तेज दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट चाहिए, बिल्कुल, जहां नेक्स्ट बिग थिंग हमेशा आने ही वाली होती है, हाँ, वहां ज़ोहो जैसा धीमा, गहरा और आत्मनिर्भर तरीके से टेक बनाने का अप्रोच सच में सस्टेनेबल है? क्या ये बड़े स्केल पर सफल हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या फिर ये सिर्फ ज़ोहो जैसी कुछ खास प्राइवेट कंपनियों का ही अनोखा रास्ता है जो शायद हर किसी के लिए, खासकर नए स्टार्टअप्स के लिए, उतना प्रैक्टिकल या पॉसिबल ही ना हो? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या ये मॉडल रेप्लिकेबल है या ये सिर्फ ज़ोहो की यूनिक कहानी है? बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर टेक की दुनिया में आगे भी बहस होती रहेगी।